नीलगिरी हवेली के तहखाने में फैला वो अलौकिक सन्नाटा अब सुबह की पहली किरण के साथ टूटने लगा था। काव्या वहीं ठंडी जमीन पर बैठी थी। उसके सामने वो भारी पीतल की चाबी रखी थी जिसने सदियों पुराने रहस्यों को उजागर कर दिया था। वो अभी भी उस जादुई एहसास से कांप रही थी जिसे उसने महसूस किया था। काव्या के सामने वो संदूक अब खुला पड़ा था। इसी संदूक ने राघव की रूह को सदियों की कैद से आज़ाद किया था। कमरे में अब भी एक हल्की नीली धुंध तैर रही थी जो राघव की रूह की उपस्थिति का संकेत दे रही थी। काव्या को लगा जैसे हवा में एक पुरानी अधूरी कहानी का शोर शांत हो गया है। काव्या ने अपने पास रखी पीली किताब को उठाया। उसके सारे पन्ने अब भी पूरी तरह कोरे थे, लेकिन जैसे ही खिड़की से सूरज की एक सुनहरी किरण उस किताब के कवर पर पड़ी, किताब में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। वो किताब साधारण नहीं थी, वो अतीत और वर्तमान के बीच का एक पुल थी। किताब के कोरे पन्नों पर धीरे धीरे काले रंग की स्याही खुद ब खुद उभरने लगी। काव्या ने अपनी सांसें रोक लीं। शब्द ऐसे बन रहे थे मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें बड़ी तेजी से लिख रहा हो। ये एक नया संदेश था जो राघव की मुक्ति के बाद उसे मिला था। किताब में लिखा था, राघव की रूह आज़ाद हो चुकी है काव्या, लेकिन याद रखो, जिस साये को तुमने मिटाया है वो सिर्फ एक पहरेदार था। असली गुनहगार जिसने इस हवेली को शापित किया वो इस हवेली से दूर, आज के वर्तमान समय में भी जिंदा है। तुम्हें नीलगिरी गांव के आखिरी रक्षक को ढूंढना होगा। काव्या ने गहरी सांस ली और तहखाने की सीढ़ियों से होते हुए वापस मुख्य गलियारे में आई। दिन के उजाले में अब वो हवेली उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। दीवारों पर टंगे उन टूटे हुए फ्रेमों में अब तस्वीरें सामान्य थीं और उनकी आंखें अब काव्या का पीछा नहीं कर रही थीं। जैसे ही काव्या हवेली के भारी लोहे के दरवाजे से बाहर निकली, पहाड़ों की ताज़ा हवा ने उसका स्वागत किया। तभी उसकी नज़र हवेली के ठीक बाहर चीड़ के पेड़ों के पीछे खड़े एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग चुपचाप उसे ही देख रहा था। वो बुजुर्ग व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें सीधे काव्या की तरफ टिकी थीं। अजीब बात यह थी कि उसकी आंखों में गांव वालों जैसा डर नहीं था, बल्कि एक गहरा सम्मान और उम्मीद की किरण थी। वो जैसे काव्या के ही बाहर आने का इंतजार कर रहा था। काव्या दबे कदमों से उसकी तरफ बढ़ी। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गांव वाले तो कहते हैं कि इस हवेली के पास कोई नहीं आता, उसने हिचकिचाते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और एक भारी आवाज में जवाब दिया। गांव वाले सच कहते हैं बेटी, यहाँ कोई नहीं आता, सिवाय उसके जिसका मुकद्दर इस हवेली की मिट्टी से जुड़ा हो। मैं पिछले 40 सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था काव्या, बुजुर्ग ने कहा। काव्या ये सुनकर चौंक गई कि वो उसका नाम जानता था। उसने खुद को सुमेर बताया, जो नीलगिरी का आखिरी वफादार सेवक था। सुमेर बाबा काव्या को हवेली से थोड़ी दूर अपनी छोटी सी कुटिया में ले गए। कुटिया के अंदर हर तरफ पुरानी जड़ी बूटियां और किताबें रखी थीं। उन्होंने एक पुरानी जर्जर हो चुकी डायरी निकाली और उसे बड़े ही सहेज कर काव्या के सामने लकड़ी की मेज पर रख दिया। सुमेर ने अतीत के पन्नों को पलटते हुए बताया कि जिस साये को काव्या ने मिटाया था वो राघव का चाचा था, लेकिन वो तो सिर्फ एक कठपुतली था। उसे काबू करने वाला और तुम्हारी मौत का जाल बुनने वाला इंसान कोई और था, सुमेर ने गंभीरता से कहा। काव्या ने उत्सुकता और डर से पूछा, कौन था वो बाबा? सुमेर ने डायरी का एक पन्ना खोला जिस पर एक अजीब से काले जादू का प्रतीक बना हुआ था। ठीक वैसा ही प्रतीक जैसा काव्या ने हवेली के उस बंद दरवाजे के चारों तरफ देखा था। सुमेर ने काव्या की आंखों में देखकर खुलासा किया, वो इंसान इस समय शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, दिग्विजय सिंह। उसी ने राघव को मारकर उसकी दौलत हड़प ली और आज भी अपनी उम्र बढ़ाने के लिए उसी काले जादू का सहारा ले रहा है। उसी वक्त कुटिया के बाहर अचानक चीड़ के जंगलों में तेज हवाएं चलने लगीं। आसमान में काले बादल छा गए, मानो दिन के उजाले को कोई निगल रहा हो। वातावरण में एक अचानक तनाव फैल गया, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। दूर से कई गाड़ियों के आने की आवाज गूंजने लगी। सुमेर बाबा समझ गए कि दिग्विजय के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। उन्होंने घबराकर काव्या का हाथ पकड़ा और उसे कुटिया के पीछे बने एक गुप्त रास्ते की तरफ ले गए जो झाड़ियों से ढका हुआ था। तुम्हें यहाँ से भागना होगा और सीधे शहर के नीलगिरी म्यूजियम पहुंचना होगा।
वहाँ अतीत का एक ऐसा सच छुपा है जो दिग्विजय को घुटनों पर ला सकता है। सुमेर बाबा ने अपनी लाठी कसकर पकड़ी और काव्या को सुरक्षित रास्ते की तरफ धकेल दिया। काव्या घने जंगलों और कांटेदार झाड़ियों के बीच से दौड़ने लगी। पीछे से गाड़ियों के दरवाजे बंद होने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। वो तब तक नहीं रुकी जब तक वो मुख्य सड़क पर नहीं पहुंच गई, जहां से उसने शहर की ओर जाने वाली एक बस पकड़ी। शहर पहुंचकर काव्या अपने अपार्टमेंट में छिप गई। रात के अंधेरे में उसने फिर से उस पीली किताब को खोला। अचानक उसके बैग के भीतर से एक नीली रोशनी निकलने लगी और किताब के पन्ने हवा में अपने आप पलटने लगे। हॉल में गुलाबों की मीठी खुशबू फैल गई और राघव का धुंधला रूहानी साया उभरा। राघव ने फुसफुसाते हुए कहा, वे आ चुके हैं काव्या। दिग्विजय के आदमी इमारत में घुस चुके हैं। मैं बिजली काट रहा हूं, यही तुम्हारा मौका है भागने का। राघव की रूहानी मदद से काव्या सुरक्षित तरीके से बिल्डिंग से बाहर निकल गई। अगली सुबह वो सीधे नीलगिरी म्यूजियम पहुंची। म्यूजियम की ऊंची दीवारें और पुरानी मूर्तियां उसे एक अलग ही युग का एहसास करा रही थीं। काव्या धड़कते दिल के साथ म्यूजियम के रिकॉर्ड रूम में पहुंची और लॉकर नंबर 1952 खोजा। उसने वो पुरानी चाबी घुमाई जो उसे हवेली से मिली थी। लॉकर के खुलते ही उसके अंदर से कुछ पुराने कागजात और एक धूल भरी तस्वीर मिली। वो तस्वीर युवा दिग्विजय सिंह की थी, जिसके गले में वही काला ताबीज चमक रहा था जिसका जिक्र सुमेर ने किया था। साथ में राघव का असली वसीयतनामा भी था, जिसे दिग्विजय ने सालों पहले बदल दिया था। यही वो सबूत था जो दिग्विजय का साम्राज्य ढहा सकता था। तो तुमने इसे ढूंढ ही लिया, एक ठंडी और भारी आवाज गूंजी। काव्या चौंक कर पीछे मुड़ी। सामने दिग्विजय सिंह खड़ा था। उसकी आंखों में क्रूरता और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसके साथ कई हथियारबंद गार्ड्स भी थे। तभी काव्या के बैग से वो पीली किताब बाहर गिरी और उससे निकलने वाली नीली रोशनी एक विशाल रूहानी आकार लेने लगी। राघव की रूह अब पूरी तरह अपने शक्तिशाली रूप में दिग्विजय के सामने खड़ी थी। दिग्विजय, हमारा हिसाब आज पूरा होगा। राघव की गूंजती आवाज ने पूरे म्यूजियम को हिला दिया।